शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। खुफिया पुलिस वाला मेरे पीछे लगा हुआ था। मुझे मालूम था कि इस इलाके में विष्णु जी का एक मंदिर भी है। मैं उस मंदिर की तरफ चल पड़ा। 2-3 बाजार और एक घाटी उतरने के बाद सामने मंदिर के कलश पर लहराता भूरे रंग का झंडा दिखाई दिया। मैं मंदिर में घुस गया। मंदिर में ये कोई पूजा पाठ का वक्त नहीं था, फिर भी पुजारी लोग आ जा रहे थे। उनमें औरतें भी थीं। ये बड़ा छोटा सा मंदिर था। मंदिर के पीछे एक चबूतरे पर 2 साधु आग का अलाव जलाकर बैठे हुए थे। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। मुझे साधुओं से बातें करने का तजुर्बा था। थोड़ी देर बाद मैं इधर उधर देख लेता था। मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया था। कुछ वक्त गुजारने के बाद मैं उठकर मंदिर के दरवाजे की तरफ आ गया। देखा तो इंटेलिजेंस का आदमी मंदिर के दरवाजे के बाहर एक तरफ बेंच पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसका हुलिया हिंदू कश्मीरियों वाला था। उसने कंबल ओढ़ रखा था। मैं समझ गया कि ये मेरे बाहर निकलने के इंतजार में है, क्योंकि मंदिर का कोई दूसरा दरवाजा नहीं है। दूसरी तरफ ऊंची दीवार थी। मैं वापस साधुओं के पास चला गया। सोचने लगा कि ये मौका अच्छा है। अगर मैं किसी तरीके से दीवार फांद कर निकल जाऊं तो उस आदमी से छुटकारा मिल सकता है। मैंने चबूतरे पर बैठे साधुओं से बातें करते हुए सामने मंदिर की अकबी दीवार की तरफ देखा। दीवार कुछ नहीं तो 10 फुट के करीब बुलंद थी। उसके करीब कोई दरख्त भी नहीं था। दीवार के आखिरी सिरे की तरफ मेरी नजर गई तो मुझे वहां एक कोठड़ी दिखाई दी। इस कोठड़ी की छत मंदिर की दीवार से मिली हुई थी। अगर मैं किसी तरह इस कोठड़ी की छत पर चढ़ जाऊं तो दीवार फांद कर दूसरी तरफ जा सकता हूं। मैं कोठड़ी तक जाने के लिए बेचैन हो गया। उस वक्त यही एक मौका और यही एक रास्ता था। मैं उलख निरंजन का हल्का सा नारा लगाकर उठा और चबूतरे से उतरकर कोठड़ी की तरफ आ गया। कोठड़ी बंद थी। बाहर एक तरफ लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। मैं कोठड़ी की दूसरी तरफ आया तो वहां भी लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। मैं लकड़ियों के ढेर पर पांव रखकर कोठड़ी की छत पर चढ़ गया। सर्दी और कोहरे की वजह से वहां कोई नहीं था। मैंने दीवार की दूसरी जानिब झांक कर देखा। नीचे एक नाला बह रहा था, मगर दीवार के साथ पैदल चलने के वास्ते रास्ता बना हुआ था। वो सोचने का वक्त नहीं था। मैं दीवार की मुंडेर को पकड़कर दूसरी तरफ लटक गया और फिर हाथ छोड़ दिए। मैं उलटकर नाले में गिरता गिरता बचा। पगडंडी पर गिरते ही मैंने बड़ी जल्दी से अपने आप को संभाला और एक तरफ जितनी तेज चल सकता था चलने लगा। नाले में पानी बेमालूम अंदाज में बह रहा था। उसमें कूड़ा करकट भी बह रहा था। मैं चलता चला गया। आगे जाकर लकड़ी का पुल आ गया। मैं पुल पर से होकर दूसरी तरफ सड़क पर निकल आया। यहाँ मुझे एक मोटर रिक्शा मिल गया। मैं उसमें घुस गया और उससे कहा, निशात बाग की तरफ चलो। जिस सड़क पर मुझे जाना था वो निशात बाग से आगे थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इंटेलिजेंस के आदमी को धोखा देकर निकल आया हूँ। निशात बाग पीछे रह गया। जब मैं श्रीनगर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर काफी आगे निकल आया तो एक जगह मैं रिक्शा रुकवा कर उतर गया। रिक्शे वाले को किराया दिया और सड़क के साथ जो पहाड़ी रास्ता ऊपर को जाता था उस तरफ का रुख किया। यूं ही मैंने पीछे एक निगाह सड़क पर डाली तो कुछ फासले पर एक मोटर रिक्शा खड़ा था। मैं ठटक सा गया। फिर ख्याल आया कि ये मोटर रिक्शा वैसे ही खड़ा होगा, इसमें कोई सवारी होती तो बाहर निकल आती। मैं दरख्तों में से गुजरने लगा। मैं अपनी कमीनगाह की तरफ सीधे रास्ते से जाने की बजाय पेचदार और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर रहा था, ताकि अगर कोई मेरा पीछा कर भी रहा हो तो वो पहाड़ी रास्तों की भूल भुलैयों में फंस जाए। कभी घाटी आ जाती, कभी दरख्तों के झुंड आ जाते और कभी कोई चट्टान सामने आ जाती। मैं काफी चक्कर लगाकर आखिर उस पगडंडी पर आ गया जो एक घाटी और नाले में से होती हुई हमारी खुफिया कमीनगाह की तरफ जाती थी। मैं उस पहाड़ी पगडंडी पर भी एहतियात के तौर पर बिल्कुल सीधा न गया, बल्कि पगडंडी से उतरकर झाड़ियों और दरख्तों के पीछे से होकर चढ़ाई चढ़ने लगा। आगे घाटी आ गई। घाटी उतर गया। सामने नाला बह रहा था। ये पहाड़ी नाला था। सामने जरा बुलंदी पर हमारे कश्मीरी मुजाहिद की लकड़ी की झोंपड़ी थी, जो हमारी खुफिया कमीनगाह भी थी। यहाँ मैं रुक गया। बादल ऊंचे हो गए थे। ठंडी हवा चलने लगी थी, जिसकी वजह से धुंध और कोहरा गायब हो गया था। मैं नाले के साथ साथ चलकर ऊपर लकड़ी की झोंपड़ी के पीछे निकल आया। झोंपड़ी के सामने की जानिब आया तो वहाँ कोई नहीं था। कोठरी को ताला नहीं लगा था, मगर वो खाली पड़ी थी। न कमांडो शेरबाज अभी तक वहाँ पहुंचा था, न अपना
अपना कश्मीरी मुजाहिद ही नजर आ रहा था। किचन वाली झोंपड़ी भी खाली पड़ी थी। ताज्जुब हुआ कि कमांडो शेरबाज अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। उसे तो यहाँ मौजूद होना चाहिए था। मैं पीछे चट्टान वाली घास फूस की झोंपड़ी की तरफ आ गया, जहाँ मेरे दोस्त सांप की आरामगाह थी। मैंने झुक कर देखा, सांप ने मेरे खैर मकदम के तौर पर हल्की सी फुनकार मारी। वो बेदार था और गर्दन उठाए मेरी तरफ देख रहा था। उसने 2 बार गर्दन को आगे की तरफ झुकाया, जैसे मेरी ताजीम बजाला रहा हो। मैंने कहा, दोस्त, मैं जिस मिशन पर गया था वो कामयाब रहा है। अब आगे हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम हमारी मदद को तैयार होना। सांप ने सर को दोबारा झुकाया, जैसे कह रहा हो मैं तैयार हूँ। मैंने कहा, तुम्हें मालूम है कमांडो शेरबाज कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया, उसे आ जाना चाहिए था। सांप खामोश बैठा मेरी तरफ देखता रहा। वो बोलकर मुझे कोई जवाब नहीं दे सकता था। मैंने उसे कहा, क्या तुम बात कर सकते हो? सांप खामोशी से मुझे देखता रहा। मुझे अपने सवाल पर खुद ही हंसी आ गई। वो बोल कहाँ सकता था? वैसे अगर वो मेरी उर्दू पंजाबी जबान को समझ लेता तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि किसी रोज उर्दू या पंजाबी में मुझसे बातें करने लगे। मैंने सांप से कहा, दोस्त, क्या तुम दुनिया की सारी जबानें जानते हो या सिर्फ उर्दू, पंजाबी और कश्मीरी ही समझते हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि मैं तुमसे इन्हीं जबानों में बात करता हूँ और तुम समझ भी लेते हो। सांप उसी तरह खामोश बैठा रहा। मैंने उसे बताया कि मैं मेजर अर्जुन सिंह के घर से आ रहा हूँ। मैंने सारा जेर जमीन प्रोजेक्ट देख लिया है और मेजर की पत्नी भी तंदुरुस्त हो गई है। अब हमें कमांडो एक्शन की तैयारियां करनी है। तुम मेरे पास रहते हुए बोर तो नहीं हो गए? मेरा मतलब है, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम मुझसे अलग होकर जंगलों में निकल जाओ और अपनी मर्जी से पहाड़ों जंगलों में सैर करते फिरो? मैं बड़े गौर से सांप को देख रहा था। दोस्त, तुम वाकई बड़े वफादार साथी हो। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। खुदा ने चाहा तो हम दोनों एक साथ जहाद कश्मीर के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। जिंदा रहे तो एक साथ जिंदा रहेंगे, मर गए तो खुदा करे कि एक साथ मरे, मगर दुश्मन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाकर मरेंगे। सांप के मुंह से हल्की सी फुनकार निकली। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, तुम यही कहना चाहते हो ना? सांप ने एक बार फिर हल्की सी फुनकार की आवाज निकाली। वो कुछ बेचैन सा नजर आने लगा था। हैरानी की बात है कि वो मुझे एक जबरदस्त खतरे से आगाह कर रहा था और मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा था। मैंने आहिस्ता से सांप के सर पर उंगली रखी और कहा, अच्छा दोस्त, मैं कोठरी में चलकर बैठता हूँ। मुझे कमांडो शेरबाज का इंतजार करना है। शाम तक वो जरूर आ जाएगा। आसमान पर बादल उसी तरह छाए हुए थे। सर्द हवा चल रही थी। बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी। मैंने सांप के खो के आगे दरख्त की टहनियों की आड़ सी बना दी ताकि सर्द हवा से थोड़ा बचाव हो जाए। उठकर घाटी की मामूली सी ढलान उतरकर लकड़ी की झोंपड़ी के सहन में आ गया। सहन उसी तरह खाली पड़ा था। एक अजीब सी खामोशी का मुझे एहसास हुआ। इसी खामोशी में मुझे खतरे की बेमालूम सी बू महसूस हुई, मगर मैंने कोई ख्याल न किया। मुझे ख्याल करना चाहिए था, लेकिन मुझसे भूल हो गई। दुश्मन के घर में बैठकर आदमी को हर लम्हे चौकस रहने की जरूरत होती है। जरा सी गफलत और बेख्याली उसे मौत के मुंह में ले जा सकती है। लकड़ी की झोंपड़ी नुमा कोठरी के दरवाजे का एक पट खुला। बाहर सर्दी थी। मैं अंदर जाकर बैठ गया। दरवाजा मैंने बंद कर दिया था। सोचने लगा, कमांडो शेरबाज अभी तक क्यों नहीं आया? उसे आ जाना चाहिए था, कहीं किसी मुश्किल में न फंस गया हो। बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया। अपना बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद टोकरी में सब्ज तरकारी लिए चला रहा था। मैंने दरवाजा खोल लिया। शेरबाज खान अभी तक क्यों नहीं आया? मैंने कश्मीरी मुजाहिद से पूछा। उसने कहा, मालूम नहीं, रात कह कर गया था कि सुबह 10-11 बजे तक आ जाएगा। मैं समद बट के यहाँ जाकर पता करता हूँ, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। कश्मीरी मुजाहिद ने सब्जी वाला थैला किचन की कोठरी में रखा और वापस चला गया। मैंने उसे ताकीद की कि वो शेरबाज को साथ लेकर आए। कश्मीरी मुजाहिद को गए 15-20 मिनट हुए होंगे। मैं कोठरी में बैठा सिगरेट पी रहा था। कोठरी की फजा में सर्दी का एहसास बहुत कम था। बूढ़े कश्मीरी की कांगड़ी वहाँ पड़ी थी, जिसकी राख में अभी तक कुछ राख आलूद अंगारों में हरारत बाकी थी। मैंने कांगड़ी अपने करीब कर ली। सहन में दोबारा किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं सोचने लगा कि कश्मीरी मुजाहिद इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया। समद बट का ठिकाना वहाँ से कम 3-4 मील के फासले पर था। इंसानी कदमों की आवाज दरवाजे की तरफ आ रही थी। मैंने अंदर बैठे बैठे पूछा, बाबा इतनी जल्दी वापस आ गए? उसके साथ दरवाजा धड़ाक से खुल गया और 2 ऊंचे लंबे आदमी अंदर घुस आए। उनके हाथों में रिवॉल्वर थे। दोनों सिविलियन लिबास में थे। एक दरवाजे के पास ही रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ किए खड़ा हो गया। दूसरे ने रिवॉल्वर की नाली मेरी गर्दन के साथ लगाई और कहा, चुपके से हमारे साथ आ जाओ। मैं अभी तक जोगी साधु के भेष में था। मैंने श्लोक वगैरह बोलकर उन पर रोब जमाने की और उनके ज़ईफ अकीदे पर असर डालने की कोशिश की, मगर उन पर मेरे श्लोकों का कोई असर न हुआ। ये दोनों मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी थे। इनमें से एक को मैंने पहचान लिया था। ये वही आदमी था जो मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर से मेरे पीछे लगा हुआ था। मैंने कहा, बाबा
बाबा हम जोगी लोग हैं, हमें क्यों परेशान करते हो। उस आदमी ने मुझे गिरेबान पकड़कर झंझोड़ा। तुम पाखंडी हो, तुम जोगी नहीं हो, तुम पाकिस्तानी कमांडो हो, हमारे साथ चलो। अगर भागने की कोशिश की तो हमारे रिवॉल्वरों से निकली हुई गोलियां तुम्हें यहीं ढेर कर देंगी। मैंने कहा बाबा अगर तुम यही चाहते हो तो चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन याद रखो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। अब दूसरा आदमी सख्त लहजे में बोला बक बक बंद करो और सीधी तरह चलो। मैंने कहा एक जगह मैंने अपना मंडल रखा है, मैं वो ले आऊं, बेशक तुम लोग मेरे साथ चलो। दूसरे आदमी ने 2-3 सेकंड के अंदर रस्सी से मेरे दोनों हाथ बांध दिए। अब मेरे लिए भागना आसान नहीं था। उस वक्त मेरी सारी तवज्जो अपने दोस्त सांप की तरफ थी, वो मेरी मदद कर सकता था। मैं करमंडल के बहाने इंटेलिजेंस वालों को सांप की खो की तरफ ले जाना चाहता था, मगर उन्होंने मुझे उसकी इजाजत न दी और मुझे धकेलते हुए टीले की ढलान उतरने लगे। रिवॉल्वर उनके हाथों में थे। मैं जानता था कि वो अकेले नहीं आए, नीचे सड़क पर उनकी जीप खड़ी होगी और जीप में सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के 3-4 मुसल्ला अफराद जरूर होंगे। ये भी मुमकिन था कि फौजी जवान भी हों। एक तरह से मैं मुसीबत में फंस गया था। यही वो खतरा था जिसकी बू मैंने फजा की खामोशी में महसूस की थी, और यही वो अजनबी लोग थे जिनकी बू मेरे दोस्त सांप ने महसूस कर ली थी। और उसने फुनकारते हुए एक तरफ गर्दन मोड़ कर देखा था, लेकिन उस वक्त मैं सांप से दूर था और मजीद दूर होता जा रहा था। पहाड़ी के नशेब से उतरने के बाद जब हम बरसाती नाले पर पहुंचे तो मुझे सांप की हल्की सी फुनकार सुनाई दी। इस आवाज को इंटेलिजेंस वालों ने भी सुना, मगर उन्होंने कोई ख्याल न किया और मुझे खींचते हुए आगे बढ़ गए। मगर मैंने अपने दोस्त सांप की आवाज को पहचान लिया था। जैसे ही हम नाले पर जो लकड़ी का छोटा सा पुल था वहां पहुंचे तो मेरा दोस्त सांप एक झाड़ी में से निकला और मेरी तरफ गर्दन उठाकर देखने लगा। मेरे सिवा सांप को किसी ने नहीं देखा था। मिलिट्री इंटेलिजेंस की कैद में जाने का मुझ पर खौफ सवार था। मैंने चिल्लाकर कहा दोस्त मेरी मदद करो। दोनों आदमियों ने मेरी तरफ देखा और कहा क्या बकबक करता है, खामोश रहकर चलता चल। मैंने सांप की तरफ देखा। सांप बिल्कुल चुपचाप साकित होकर बैठा हुआ था, जैसे उसने मेरी मदद करने का इरादा तर्क कर दिया हो। हम सांप से आगे निकल गए। उसके साथ ही एक दहशतनाक आवाज फजा में गूंज उठी। मैं इस लर्जा खेज आवाज को पहचानता था। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के दोनों आदमियों ने इस दहशतनाक आवाज को सुना तो वहीं रुककर इधर उधर देखने लगे। उनके हाथों में भरे हुए पिस्तौल थे, मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे। मैं जानता था अब क्या होगा। मेरा दोस्त मेरी मदद को पहुंच गया था। उनमें से एक ने कहा कोई नाग है, यहाँ से जल्दी निकल चलो, और वो मुझे धकेलते हुए पहाड़ी ढलान उतरने लगे। अभी चंद कदम ही चले थे कि उनमें से एक आदमी बाएं जानिब झाड़ियों पर गिर पड़ा। दूसरा उसको संभालने के लिए झुका तो वो भी मुंह के बल पहले आदमी पर गिर पड़ा। मुझे मालूम था कि अब ये दोनों इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले कयामत तक वहां से नहीं उठ सकेंगे। मैं जल्दी से झाड़ी के पास बैठ गया। मैंने दोनों आदमियों की लाशों को हाथ लगाकर देखा। दोनों के जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे। ये कारनामा मेरे साथ ही मेरे दोस्त सांप का था। बालिश्त भर का सांप था, मगर खुदा जाने उसके जहर में इतना हलाकत खेज असर कहां से पैदा हो गया था। जिसको डसता उसका जिस्म उसी वक्त पत्थर की तरह सख्त हो जाता और उसकी मौत वाक़ हो जाती। मैंने अपने दोस्त को आवाज दी। मेरा दोस्त सांप झाड़ी की शाखों में से निकलकर मेरे सामने आ गया। मैंने आहिस्ता से कहा दोस्त यहीं बैठे रहना। एक पत्थर टीले की दीवार में से बाहर निकला हुआ था। मैंने उसके साथ पुश्त लगा दी और उसी रस्सी को पत्थर के साथ रगड़ना शुरू कर दिया जिससे मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे। मुझे 2 मिनट लगे होंगे। पत्थर के तेज किनारे की रगड़ ने रस्सी काट दी। मैंने हाथ को झटक कर रस्सी फेंकी और सांप को उठाकर अपने साधुओं वाले लंबे चोले की साइड वाली जेब में डाल लिया। मैं वहां से पहाड़ी ढलान की दूसरी तरफ निकल गया। मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि इन आदमियों के साथ इंटेलिजेंस के दूसरे आदमी भी आए हैं या नहीं। मैं छोटा सा चक्कर काट कर एक चट्टान के पास आ गया। यहाँ से नीचे पतली सी कच्ची सड़क जाती थी। मैंने सड़क के एक तरफ दरख्तों के साए में फौजी जीप खड़ी देखी थी। एक जवान फौजी वर्दी में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। दूसरा फौजी जीप के बोनट के पास खड़ा ऊपर की तरफ देख रहा था। उसके पास स्टेन गन थी। वो आपस में कुछ बातें करने लगे। मुझ तक सिर्फ उनकी मध्यम आवाज पहुंच रही थी। फिर दोनों पहाड़ी की पगडंडी पर चढ़ने लगे। वो अपने साथियों का पता करने आ रहे थे कि उन्होंने इतनी देर क्यों लगा दी है। मेरा जहन तेजी से बहुत कुछ सोच रहा था। इतना वक्त नहीं था कि मैं ऊपर जाकर बूढ़े कश्मीरी को खबरदार करता। मुझे यकीन था कि वो मेरे आने के बाद वहां से चला गया होगा। ये भी हो सकता था कि वो मकान पर ही हो। इंडियन मिलिट्री के ये दोनों जवान अब उस झाड़ी के करीब पहुंच गए थे जहां उनके साथियों की लाशें पड़ी थीं। मैंने एक फैसला कर लिया था। सांप को मैंने जेब से निकाल लिया। उसे अपने चेहरे के करीब लाकर आहिस्ता से कहा दोस्त 2 दुश्मन आ रहे हैं। अपने साथियों की लाशें देखने के बाद वो ऊपर की तरफ जरूर जाएंगे और ऊपर बूढ़ा कश्मीरी मुजाहिद हुआ तो उसे पकड़ कर ले जाएंगे। इन दुश्मनों को इसी जगह खत्म कर दो। और मैंने सांप को नीचे छोड़ दिया। सांप घास में गायब हो गया। उसी वक्त दोनों फौजी झाड़ी के बिल्कुल करीब आ गए। उनमें से एक की नजर अपने साथियों पर पड़ी तो उसने ऊंची आवाज में अपने साथी को कुछ कहा। दोनों लाशों पर झुक गए। फिर फौरन एक फौजी ने स्टेन गन का रुख ऊपर की तरफ करके पोजीशन संभाल ली। दूसरे ने भी रिवॉल्वर निकाल लिया। वो तेज तेज बोल रहे थे।
दोनों झुककर एक दूसरे के पीछे ऊपर चढ़ाई चढ़ने लगे। वो मुझसे 100-125 कदम के फासले पर होंगे। मैं काउंट डाउन कर रहा था। मेरा दोस्त सांप उनके करीब पहुंचने ही वाला था। मैंने पालिश भर के उस सांप को पहाड़ी रस्तों पर भी बहुत तेजी से भागते देखा। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के दोनों जवान आगे पीछे ऊपर जा रहे थे। उनके रिवॉल्वर और स्टेन गन का रुख ऊपर की जानिब था। उन्हें ऊपर कश्मीरी मुजाहिद का लकड़ी का मकान जरूर नजर आ रहा था। मैं उनके यक्के बाद दीगरे गिरने का इंतजार कर रहा था। मेरी नजरें बारी बारी उन दोनों फौजियों को देख रही थी। मैं अपनी नजरें टारगेट से बिल्कुल नहीं हटा रहा था। मेरे देखते ही देखते पहले पीछे आने वाले फौजी को एक धचका सा लगा और वो पीछे को गिर पड़ा। उसके गिरने से आवाज पैदा हुई तो अगले फौजी ने रुक कर पीछे देखा। वो पीछे की तरफ पलट कर दौड़ा। मैं उसे गौर से देख रहा था। अपने साथी की लाश के करीब आया ही था कि वो भी गिर पड़ा। इस सांप के जहर की ये खूबी भी थी कि आदमी को बोलने की मोहलत नहीं मिलती। मैंने इस किस्म का जहरीला सांप जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दूसरा फौजी गिरा तो मैं दरख्तों, पत्थरों और झाड़ियों में से तेज तेज गुजरता दोनों फौजियों की लाशों के करीब आकर बैठ गया। उनकी मौत का मुझे उसी वक्त यकीन हो गया था जब वो एक दूसरे के पीछे गिरते थे। मैंने दोनों लाशों को छुआ। दोनों बिल्कुल पत्थर बन चुके थे। मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये इंटेलिजेंस वाले जब अपने हेडक्वार्टर से मकान पर छापा मारने और मुझे पकड़ने के लिए चले होंगे तो जाहिर है वहां बताकर आए होंगे कि वो कहां जा रहे हैं। अगर ये लोग घंटे 2 घंटे तक वापस न पहुंचे तो हेडक्वार्टर से कोई नई पार्टी उनकी तलाश में जरूर आएगी। उस जमाने में अभी मोबाइल टेलीफोन नहीं आए थे। इन चारों फौजियों की लाशों का वहां पड़ा रहना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। मैंने एक तरकीब सोच ली थी। मैंने अपने दोस्त को सीटी बजाकर आवाज दी। अब मैं कभी कभी मुंह से हल्की सी सीटी की आवाज निकाल कर भी उसे बुला लेता। सांप एक डोगरा फौजी की लाश के पहलू से निकलकर मेरे सामने आ गया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उठाकर जेब में डाल लिया। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी चढ़ाई चढ़कर ऊपर मकान के सहन में आ गया। मुजाहिद कश्मीरी किचन वाले झोंपड़े से निकल कर आ रहा था। मुझे देखकर बोला, शेरबाज खान का कुछ पता चला? मैं उसके पास चला गया। मुख्तसर अल्फाज में उसे सारी बात बयान की। उसे ये हरगिज न बताया कि चारों डोगरा फौजियों को सांप ने हलाक किया है। यही कहा कि उन्हें कोई जंगली कीड़ा काट गया है जिससे वो चारों मर गए हैं। मेरे साथ आओ, हमें उनकी लाशों को ठिकाने लगाना है। वक्त बहुत कम है। चारों लाशों को नीचे पहाड़ी सड़क पर ले जाकर उन्हें फौजी जीप में डालना और फिर जीप को खड्ड में गिराना था ताकि ये पता चले कि जीप सड़क से फिसलकर खड्ड में जा गिरी थी और चारों आदमी हादसे में मारे गए हैं। ये इलाका जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ गैर आबाद था। इर्द गिर्द कोई मकान या गांव नहीं था। छोटी पहाड़ियां और टीले थे जिनके दरमियान कहीं कहीं एक आध कच्चा रास्ता था जिस पर खच्चर वगैरह चले थे। कश्मीरी मुजाहिद अगरचे बूढ़ा था मगर मजबूत काठी वाला ताकतवर कश्मीरी था। मैं तो जवान आदमी था। वो मेरे साथ पहली लाश उठाने लगा तो बोला, या अल्लाह, ये तो पत्थर की तरह सख्त हो गई है। मैंने कहा, किसी बहुत ज्यादा जहरीले कीड़े ने काटा होगा। हम एक एक लाश को डोली डंडा करके उठाकर नीचे पहाड़ी रास्ते तक ले आए। इस काम में हमें काफी वक्त लग गया था। उसके बाद चारों लाशों को फौजी जीप में डाला। मैंने कश्मीरी मुजाहिद से कहा, हमें जीप को काफी आगे ले जाकर खड्ड में गिराना चाहिए। जाए हादसा हमारी कमीनगाह से जितना दूर हो उतना ही अच्छा है। जीप को पहाड़ी रास्ते पर धकेलते हुए ले जाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। रास्ता थोड़ा ढलवान भी था। मैंने जीप के हैंडल को संभाले रखा, साथ साथ धक्का भी लगाता रहा। हम जीप को एक फरलांग से भी ज्यादा आगे ले गए। मैंने पेट्रोल की टैंकी का ढकना खोला। उसके बाद हमने जीप को खड्ड में धक्का दे दिया। जीप 3-4 लुढ़कनियां खाती हुई नीचे गहरे खड्ड में जा गिरी। हम दोनों तरफ से होते होते अपनी कमीनगाह वाले मकान में आ गए। कश्मीरी मुजाहिद कहने लगा, इस तरफ अब खतरा बढ़ गया है। ये जगह महफूज नहीं रही, हमें ये जगह तब्दील करनी होगी। सांप मेरे चोले की जेब में था। हमारे कश्मीरी मुजाहिद को अभी तक मेरे सांप दोस्त के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैंने कहा, शेरबाज खान आएगा तो मैं उससे बात करूंगा, फिर कोई दूसरा ठिकाना तलाश कर लेंगे। कश्मीरी मुजाहिद किचन की तरफ चल दिया। मैं पिछली तरफ चटानी खो की तरफ आ गया। सांप को जेब से निकालकर खो के अंदर घास पर रख दिया और कहा, दोस्त तुम्हारा बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर बाद मैंने अपने दोस्त सांप को प्याला भर दूध पिलाया और कहा, हो सकता है हमें ये ठिकाना बदलना पड़े मगर तुम हमारे साथ ही जाओगे, तुम फिक्र न करना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।